नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं, तेजी से सिचुएशन बदल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अब पूरी दुनिया एक एनर्जी क्राइसिस और एक इकोनॉमिक क्राइसिस, दोनों की डबल वैमी यानी कि डबल अटैक से जूझ रही है। और अगर ऐसा है नहीं तो होने वाला है। आज युद्ध के 20वें दिन ग्लोबल फिक्र तेल की जंग की है, जो अब खाड़ी के देशों में छिड़ चुकी है। बमबारी से तेल के कुओं में आग भड़कती जा रही है। इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड पर अटैक किया तो ईरान ने 12 घंटे के अंदर खाड़ी के 9 देशों को दहलाकर बदला लिया है। सऊदी से लेकर कतर को वैद तक के तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर दिया है। सवाल यह भी है कि ईरान के गैस फील्ड पर हुए हमले के बारे में क्या ट्रंप को पहले से नहीं पता था? क्या ट्रंप ने झूठ बोला? आज फिक्र में उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होगा। लेकिन एक सवाल जो आपसे सीधे जुड़ा है, क्या खाड़ी के इस तेल युद्ध का असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा? क्योंकि आज सोना, चांदी, रुपया सब गिर गया है, शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया है। बात पाकिस्तान की होगी इस सवाल के साथ कि क्या ईरान के बाद अमेरिका का अगला नंबर पाकिस्तान, अमेरिका अगला नंबर पाकिस्तान का लगा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु बमों को अपने देश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट माना है। यह कहना है तुलसी गबार्ड का। देखिए, आपने अभी जो देखा वो खाड़ी में तेल वाली तबाही का ट्रेलर था। पूरी पिक्चर में फिलहाल 2 डरावनी बातें दिख रही हैं जो भविष्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। पहली बात, क्या तेल और गैस पर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है? एक्सपर्ट्स ये अंदेशा अभी से लगाने लगे हैं। दूसरी बात, खाड़ी में तेल संकट से क्या वैश्विक महामंदी आने का डर है? इसके भी प्रबल आसार अभी से दिखने लगे। ईरान के गैस फील्ड पर हमले के बाद तेहरान ने जिस तरह से 12 घंटे में 9 देशों पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए हैं, जिस तरह से सऊदी, कतर और कुवैत के सबसे बड़े तेल और गैस रिफाइनरी को टारगेट किया गया है, उसके बाद जिस तरह से पूरी दुनिया के शेयर मार्केट नीचे की तरफ जा रहे हैं, भारत में सेंसेक्स और निफ्टी में हाहाकार देखने को मिला। सोना चांदी में बड़ी गिरावट है और रुपया और ज्यादा रसातल में चला गया। उसे देखते हुए अगर यह कहा जाए कि आने वाले दिनों में आर्थिक संकट अधिक विकराल हो सकता है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसकी शुरुआत कल ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर एयर स्ट्राइक के साथ हुई। इस हमले को इजराइल ने अंजाम दिया था। इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर मिसाइलें गिराई। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि पार्स गैस फील्ड पर बने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है। फार्स न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे फेज में कुछ गैस भंडार और फैसिलिटीज को हिट किया गया है। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन का बयान सामने आया। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाए जाने की निंदा की और चेतावनी दी है कि इसके परिणाम भयानक होंगे। यह संघर्ष पूरी दुनिया को अपनी इज्जत में ला सकता है। वहीं जब इस हमले पर ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान के इस गैस प्लांट पर हमला करने वाला है। इसकी जानकारी उन्हें पहले से नहीं थी। यह समझिए कि पार्स गैस फील्ड पर अटैक का मतलब कितना बड़ा है, जिसने अमेरिका को भी परेशानी में डाल दिया है। एक्सक्यूज मी। क्योंकि ईरान अब इसका भयानक बदला खाड़ी के देशों से ले रहा है। असल में ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले का मतलब यह है कि इजराइल ने ईरान को सबसे बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले का मतलब है इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार को बर्बाद करने का प्रयास किया। अब इसे भी सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। आपको बिग वॉल पर हम साउथ पार्स गैस फील्ड की लोकेशन मैप पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब इसको समझना जरूरी है। यहां पर आपके सामने यह है डेंजर जोन, अटैक जोन, दक्षिणी पार्स। ध्यान से देखिएगा आप, सबको ध्यान से देखते रहिएगा। ये पूरे मैप को, राहुल, हम पूरे मैप को दिखाएं तो बेहतर होगा। ये देखिए, यहां पर है ईरान, ये आपको दिखाई दे रहा है। फारस की खाड़ी यहां पर है, इधर पर। फारस की खाड़ी का मतलब क्या है? पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीक। यह क्या है? यह है कतर। एकदम इस टिप पर कतर आपको दिखाई देगा, इस टिप पर, राइट। अब यहां से जो एक ऐसे इस तरीके से माउंट करता हुआ एक एलिवेशन पॉइंट दिखाई देता है, जो आप यहां पर, यह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इलाका, और यह जो एक एलिवेशन पॉइंट है, यहां पर है दक्षिण पार्स और नॉर्थ डोम। ध्यान से देखिए, ठीक इसके नीचे वो जगह है जहां पर यह गैस फील्ड आपको दिखाई दे रही है, जिसकी आज वर्ल्ड वाइड चर्चा है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है साउथ पार्स, जो कि ईरान के पास है, बुशर प्रांत के करीब है, और दूसरा ईरान में ही आता है, और दूसरा है नॉर्थ डोम या फिर नॉर्थ फील्ड, जिसकी सीमा कतर से लगी है। इधर देखिए,
इस हिस्से में जो प्राकृतिक गैस निकाली जाती है उसका आर्थिक लाभ कतर को मिलता है। कतर इसी गैस फील्ड की बदौलत लिक्विड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। आप देखिए, अगर आप एक लॉन्ग मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कतर एकदम इस तरफ है, अगर इस तरफ आप जाएंगे ना तो इसी तरफ आपको बंदर अब्बास पोर्ट भी इस तरफ दिखाई देगा, वहां पर भी ईरान है, देख रहे हैं आप, वहां पर भी ईरान है। और इसके ठीक ऊपर वो जो एक आइलैंड है, खर्ग आइलैंड, जिसके ऊपर कब्जा के प्लान चल रहा है, वो उसके ठीक ऊपर है। तो ये आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कतर और यूएई मिलकर पाकिस्तान की 99% एलएनजी जरूरतों को पूरा करते हैं। भारत की 53% गैस भी इन्हीं देशों से आती है। लेकिन पूरे गैस फील्ड की अगर बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। इसकी खोज 1990 में की गई थी। करीब 9,700 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला 3,700 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा ईरान में पड़ता है। 6,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा कतर में पड़ता है। ईरान के कुल गैस उत्पादन का 3/4 यानी कि 75% हिस्सा भी इसी से आता है। एक तरह से यह गैस फील्ड ईरान की जीडीपी की धुरी है। और एक अनुमान यह भी है कि इस क्षेत्र में 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस मौजूद है, जो पूरी दुनिया की जरूरतों को 13 वर्ष तक पूरा करने के लिए काफी है, या 35 साल तक बिजली उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे फिक्र के बहुत से फैंस ये बात नहीं जानते होंगे कि ये वही साउथ पार्स गैस फील्ड है जिस पर भारत की नजर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 4 दशकों से टिकी है। वर्ष 2000 के दशक में भारत की सरकारी और निजी कंपनियों ने पार्स में निवेश करने को लेकर न सिर्फ भारी भरकम योजनाएं बनाई, बल्कि ईरान की सरकार के साथ समझौता भी किया था। उस समय ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता हुआ करता था। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन ईरान की इसी गैस फील्ड पर इजराइल ने अटैक किया है। ईरान अब बदला खाड़ी के देशों से ले रहा है। एक ही रात में 9 देशों पर हमला किया गया। सऊदी, कतर, कुवैत में मौजूद तेल और गैस के फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया। आईआरजीसी ने एक बयान में यह भी कहा है कि इजराइल ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करके बड़ी गलती की है। अगर इसे दोहराया गया तो इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ऊर्जा ठिकाने पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर दिया जाता। और ऐसा हुआ तो क्या खाड़ी के बाकी देश चुप बैठेंगे? जवाब आपको पता है, कोई नहीं बैठेगा। यानी पश्चिम एशिया में ईरान के परमाणु कार्यक्रम खत्म करने के नाम पर जो युद्ध 20 दिन पहले शुरू हुआ था, अब वो तेल के कारण तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। अब मैं आपको जो फैक्ट दिखाना उसको ध्यान से देखिएगा। पश्चिम एशिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान मिलकर जो कुछ कर रहे हैं उसे सिर्फ युद्ध का नाम दे देना, 3 देशों की दुश्मनी कह देना या फिर बारूदी इंतकाम कह देना, यह खुद को धोखा देने की तरह होगा, क्योंकि इसकी हकीकत कहीं ज्यादा भयावह है। ध्यान से देखिएगा, ईरान ने इस बार सिर्फ दुश्मन पर मिसाइलें नहीं दागी हैं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन को निशाना बनाया है। ये देखिए आप जरा, ये ईरान पर अटैक है और ये ईरान का अटैक है। देख रहे हैं आप, ये दोनों चीजें। ईरान ने फैसला कर लिया है कि जो हम पर हमला करेगा उसका उसी टोकन में जवाब दिया जाएगा। खैर, जब इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया तो यह पता था कि ईरान भी इसका जवाब देगा, लेकिन ईरान इतना भीषण जवाब देगा इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की। ईरान ने आधी दुनिया की तेल की नसों पर हमला किया। ईरान ने एक साथ 9 देशों के ऑयल और गैस ठिकानों पर हमला कर बता दिया है कि उसे कम आंकने की गलती करना बहुत बड़ी भूल साबित होगा। ईरान ने सीधे कतर की रास लफान इंडस्ट्री सिटी पर हमला किया, जिसे दुनिया की एलएनजी सप्लाई का दिल कहा जाता है। ईरान ने सऊदी अरब की रास तानूरा रिफाइनरी पर हमला किया, जहां से दुनिया भर का तेल सप्लाई किया जाता है। ईरान ने यूएई के फुजरा पोर्ट और रुएस रिफाइनरी पर हमले किए हैं। ये साधारण हमले नहीं हैं। ईरान ने सोच समझकर तेल की उस नस पर वार किया है जिससे आधी दुनिया के में तहलका मच सकता है। ईरान के हमलों पर हम आपको डिटेल में फिक्र की वीडियो फाइल्स दिखाएंगे। ये वीडियो फाइल्स अमेरिका की एप्स्टीन फाइल्स, पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स, स्नोडेन फाइल से भी कहीं ज्यादा सनसनीखेज हैं। इन वीडियो फाइल से आपको पता चलेगा कि आखिर किस तरह ईरान ने दुनिया के पूरे तेल और गैस वाले इकोसिस्टम पर अटैक किया। लेकिन पहले देखिए, सिर्फ 12 घंटों में ईरान ने बता दिया कि आखिर वो कितना शक्तिशाली है। और जब लोकल कमांडर्स डिसीजन मेकिंग बॉडी में तब्दील हो जाते हैं, तब
ईरान के रिप्लाई को अच्छे अच्छे जनरल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उसने अपनी मिसाइल शक्ति से आधी दुनिया को ठप कर दिया। ईरान के ये हमले रात में करीब 8 बजे शुरू हुए और अगले दिन सुबह 8 बजे तक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से पश्चिम एशिया के 9 देशों को दहला दिया है। ध्यान से देखिए जो फैक्ट्स आपके सामने हम रख रहे हैं इस वक्त, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्या क्या हुआ है, ये एक एक चीज आपके सामने। ईरान ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक के बाद सबसे पहले इजराइल पर हमला किया। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्लस्टर बमों से हमला किया। बताया जा रहा है बेन गुरियन एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद ईरान ने कतर को निशाना बनाया। ईरान ने कतर के रास लाफान एलएनजी हब पर 14 मिसाइल्स दागी। ईरान फिर यूएई पर हमला करता है। ईरान ने यूएई पर 13 मिसाइल्स और 27 ड्रोन से अटैक किया है। इसके बाद ईरान ने सऊदी अरब पर भी भीषण प्रहार किया। ईरान ने सऊदी अरब की नंबर 1 अरामको ऑयल डिपो में और सेमरीफ रिफाइनरी पर हमला किया है। फिर ईरान ने कुवैत को टारगेट किया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से कुवैत के में यूएस बेस पर हमला किया। फिर ईरान ने बहरीन को दहलाया। ईरान ने यहां अमेरिका की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर हमला किया। अब बारी ओमान की थी। ईरान ने ओमान के इंडस्ट्रियल जोन पर ड्रोन स्ट्राइक की है। फिर ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया, यहां अमेरिकी बेस पर हमला किया, जिससे पश्चिम एशिया में जंग का नया फ्रंट खुल गया। इसके बाद ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में एक बार फिर अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन स्ट्राइक की। यानी ईरान ने 12 घंटे में अमेरिका और इजराइल को बता दिया कि कैसे वो अपनी मिसाइल शक्ति से उसके सभी सहयोगी देशों को दहला सकता है। अब ईरान के विध्वंसक हमलों की वीडियो फाइल्स की बारी आ गई। ध्यान से देखिएगा कैसे बारी बारी ईरान ने इन देशों को दहलाया है। इस वीडियो को देखिए। यह सऊदी अरब की रियाद, ईरान ने सैमरीफ रिफाइनरी यानी कि सऊदी अरामको मोबाइल रिफाइनरी कंपनी पर ड्रोन अटैक किया। यह सऊदी अरब की प्रमुख रिफाइनरी है और रेड सी रूट से तेल निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। यहां सिर्फ एक छोटे से हिस्से में ही आग नहीं लगी। तस्वीरों से साफ पता चलता है कि ईरान ने इसे किस तरह दहलाया। यह रिफाइनरी सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर लाल सागर के किनारे यानबू इंडस्ट्रियल सिटी में है। यह यानबू पोर्ट सिटी का हिस्सा है जो सऊदी के प्रमुख तेल निर्यात केंद्रों में से एक है। यह हमला कितना गंभीर है इसे भी समझिए। सऊदी अरामको मोबिल रिफाइनरी की प्रोसेसिंग क्षमता 4 लाख बैरल प्रतिदिन है। 4 लाख बैरल। यह अरेबियन लाइट क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है। यहां लगभग 35% गैसोलीन का उत्पादन होता है जिससे पेट्रोल बनता है। यहां डीजल, जेट फ्यूल, हीटिंग ऑयल और एलपीजी का प्रोडक्शन होता है। यहां से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक एक्सपोर्ट होता है। यहां से चीन, जापान, साउथ कोरिया और भारत को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इस रिफाइनरी के ऑयल गैस का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। होम स्ट्रेट बंद होने के बाद यहां से एशिया को क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ी है, लेकिन इस वक्त इस रिफाइनरी का बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिरा है। अब इस वीडियो को देखिए। जिसका सबसे ज्यादा डर था वही हो गया। ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस फैसिलिटी पर सीधा अटैक किया। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी उत्पादक कतर एनर्जी की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। आग की उठती लपटें इसका सबसे बड़ा सबूत है। ईरान के हमले के बाद एलएनजी प्रोडक्शन फैसिलिटी में तबाही मच गई। कतर की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने एक बयान जारी करके कहा है कि मिसाइल हमले में उसके मुख्य गैस प्लांट में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। यह हमला कितना बड़ा है और इसके मायने क्या है, यह भी देखना जरूरी है। यहां दुनिया में सबसे ज्यादा एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। यहां से दुनिया में 20% एलएनजी की सप्लाई होती है। यह एशिया और यूरोप के लिए एलएनजी का प्रमुख स्रोत है। वर्ष 2025 में यहां 81 मिलियन मैट्रिक टन एलएनजी का उत्पादन हुआ। कतर की अर्थव्यवस्था इसी एलएनजी प्रोडक्शन फैसिलिटी पर निर्भर है। गैस और तेल के से कुल आयात $42 बिलियन होती है। यानी हर वर्ष कतर की इससे कमाई 3,91,000 करोड़ रुपए तक होती है। ईरान ने टारगेटेड अटैक कर इसे भी दहला दिया है। अब एक और वीडियो देखिए। ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर भी भीषण प्रहार किया है। ईरान ने फुजैरा पोर्ट पर शाहिद ड्रोन से अटैक किया है। इसके बाद यहां भीषण आग लग गई। यह यूएई का सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी तट वाला पोर्ट है और ग्लोबल ऑयल मार्केट में स्ट्रैटेजिक भूमिका निभाता है। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। यह यूएई का एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके ऑयल एक्सपोर्ट की सुविधा देता है। यानी ईरान को पता है कि आखिर कैसे आधी दुनिया की तेल वाली नस को चोट पहुंचाना है।
फुजरे पोर्ट सिर्फ यूएई का नहीं, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा। ईरान के इन हमलों के बाद पूरी दुनिया स्तब्ध है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो उसके सब्र का इम्तिहान न ले। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। पहले पार्स गैस फील्ड पर इजराइल का अटैक और फिर ईरान का कतर से बदला। जो देश इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, अब उन पर इस युद्ध का सीधा असर पड़ना शुरू हो गया है। इस असर को समझने के लिए पहले आप वैश्विक बाजार में कतर की भूमिका को देखिए। कतर हर वर्ष 77 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी का उत्पादन करता है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक है। लेकिन पिछले 20 दिनों से चल रही जंग की वजह से कतर से एलएनजी का निर्यात ज्यादा प्रभावित हुआ है और निर्यात कम होने का असर यूरोप के देशों पर भी दिखने लगा है। जंग शुरू होने के बाद यूरोप में गैस की कीमतों में लगभग 65% का उछाल आया। इस युद्ध के कारण पश्चिम एशिया की जिन देशों से एलएनजी का निर्यात होता था, उन सभी जगहों से निर्यात पर असर पड़ा है। लिहाजा यूरोप में बिजली की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ गई और उद्योगों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हंगरी, इटली और रोमानिया में बिजली के दामों में पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक करीब 12% की बढ़ोतरी ऑलरेडी देखी जा रही है और यह भी तब है जब वहां पे समर्स आई नहीं है। इन देशों ने 2025 के मुकाबले 2026 में गैस से चलने वाले बिजली उत्पादन में भी बढ़ोतरी की, जिससे उनकी निर्भरता और भी गहरी हो गई। अब यही निर्भरता उनके लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि गैस की सप्लाई बाधित है तो बिजली की सप्लाई कहां से आएगी। खैर, इस बीच कतर की सरकारी तेल कंपनी कतर एनर्जी ने ईरान के हमलों के बाद हुए नुकसान पर एक बयान जारी किया। कतर एनर्जी के सीईओ ने कहा है कि ईरान के हमलों में कतर की 14 में से 3 एलएनजी प्रोडक्शन यूनिट को नुकसान पहुंचा है, जबकि 2 में 1 जीटीएल यानी गैस टू लिक्विड यूनिट को भी नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान के असर अगले 5 वर्षों तक देखने को मिलेगा और हमारे एलएनजी निर्यात में 13% तक की गिरावट आने की संभावना है। ईरान के हमलों में 3 यूनिट्स को हुए नुकसान के कारण हर साल 1.86 लाख करोड़ का नुकसान होने का अनुमान। अब यह भी देख लीजिए कि कतर के गैस फील्ड पर हुए हमले का भारत पर असर पड़ेगा या नहीं, और अगर पड़ेगा तो वो क्या होगा। दरअसल भारत कुल 20 से 22 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी का आयात करता है, जिसमें से 10 से 11 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी अकेले कतर से आयात की जाती है। यानी हम जितनी एलएनजी आयात करते हैं उसका आधा मतलब 50% केवल कतर से आता है। कतर में रास लफान सबसे प्रमुख गैस हब है, वहीं से भारत समेत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एलएनजी सप्लाई होती है। तो वहां हमले का मतलब है कि भारत को होने वाली एलएनजी की सप्लाई में काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। यहां पर यह भी समझना जरूरी है, भारत कतर से 50% और यूएई से 12% गैस इंपोर्ट करता है। इन दोनों से होने वाला गैस व्यापार होर्मुज के जरिए होता है। युद्ध के कारण अब भारत का 62% एलएनजी आयात एक झटके में रुक गया है। भारत लगभग 10% एलएनजी अमेरिका से मांगता है, लेकिन लाल सागर और पश्चिम एशिया के तनाव के कारण समुद्री जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ रहा है। रूट बदलने से सप्लाई में बहुत ज्यादा समय लग रहा है और माल भाड़े में वृद्धि हुई है। भारत की 62% एलएनजी सप्लाई का सोर्स बाधित होना एक बड़ी चिंता है, लेकिन भारत का इंपोर्ट पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है। भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व और अपना कुछ घरेलू गैस उत्पादन है, जो उसे पाकिस्तान की तरह अचानक पूरी तरह से ब्लैकआउट होने से बचाता है। हालांकि आर्थिक प्रभाव और गैस की कीमतों में उछाल से भारत भी पूरी तरह नहीं बच सकेगा। वैसे भारत सरकार की इस पूरी स्थिति पर नजर बनी हुई है। आज थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय ने भारत के रुख और अगली योजना की जानकारी दी है। Right from the very beginning, we have said that avoidance of targeting, we have called for avoiding targeting of civilian infrastructure, including energy infrastructure across the region. And as we have said in our statement, recent attacks against energy installations in different locations across this region are therefore deeply disturbing and only serve to further destabilize an already uncertain energy scenario for the whole world. Such attacks are unacceptable and need to cease. Energy supply, yes, it has been a matter of concern. As you know, that energy shipping routes have been impacted. LPG supply of LPG is a matter of concern. Therefore, we are prioritizing domestic consumption, domestic consumers first. Their needs will be
taken care of. लेकिन ऐसा नहीं है कि युद्ध की आग में घी डालने वाला अमेरिका तेल और गैस की कमी से अछूता रहेगा। इस युद्ध की वजह से अमेरिका में भी महंगाई बढ़ने की आशंका है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष जेरेम पोवेल का कहना है कि तेल और गैस की कीमतों में ग्लोबली जो उछाल आ रहा है उससे अमेरिका भी टेंशन में है। इस युद्ध की वजह से बहुत जल्द अमेरिका में भी महंगाई बढ़ सकती है। जेरेम पावेल ने आशंका जताई है कि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका में महंगाई की दर सालाना 2.7% तक पहुंच सकती है, जो फिलहाल 2.4% है। और यकीन मानिए, जितने भी दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस $100 के ऊपर सिर्फ 3 महीने बने रहे तो अमेरिका में इन्फ्लेशन 3% के ऊपर होगा और ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। खैर, फिक्र की अगली फाइल में वो दर्द छिपा है जिसे इस वक्त देश के कई लोग महसूस कर रहे होंगे, खासकर वो लोग जिनकी मेहनत की कमाई और छोटी छोटी SIP वाली बचत इस युद्ध में चल रही है। इस दुख का कारण है शेयर बाजार, जिसने आज पिछले 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है। इजरायल और ईरान युद्ध की वजह से तेल में आग के बाद ऐसी धार निकली है जिसमें शेयर बाजार बह गया है। आज सेंसेक्स में लगभग 2500 अंकों का बड़ा क्रैश आया। यह बहुत बड़ा डाउन है, जबकि निफ्टी में भी करीब करीब 750 अंक की गिरावट देखी गई। इससे निवेशक को का जो नुकसान पहुंचा है सिर्फ एक दिन में 11 लाख करोड़ रुपए का, और 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है ये। आज हमने इसी दर्द पर फिक्र की फाइल तैयार की है। क्या यह दुख अभी और बढ़ने वाला है, या जैसे चमत्कार शेयर बाजार ने 1990 और 2022 में किया था वैसा कुछ हो सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि वी आर ऑन द कस्प ऑफ रिसेशन, यानी कि जो रिसेशन है उसकी शुरुआत है ये, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। पहले आज के मार्केट क्रैश की इनसाइड स्टोरी। 36 लाख करोड़ ये वो रकम है जो अब तक ईरान इजरायल के युद्ध की वजह से डूब चुकी है। 27 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 463 लाख करोड़ था रुपए में, लेकिन आज 19 मार्च को यह मार्केट कैप 427 लाख करोड़ पर आ गया है रुपए में। लेकिन असल में यह आग सिर्फ भारतीय शेयर बाजार में नहीं लगी है। युद्ध के शोले जो पूरी दुनिया को जला रहे हैं, हाँ यह सच जरूर है कि तपिश सबसे ज्यादा एशिया के बाजार चल रहे हैं, क्योंकि अब युद्ध बम मिसाइलों की ताकत से ज्यादा तेल और गैस वाली क्राइसिस पर शिफ्ट हो गया है, जिस पर एशिया के देश सबसे ज्यादा निर्भर हैं। देखिए, यूजुअली एक स्टैंडर्ड रूल होता है, स्टॉक मार्केट फ्यूचर इवेंट्स को डिस्काउंट कर लेता है। तो ये युद्ध हो रहा है तो स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी पोजीशंस बना लिए, डिस्काउंट कर लिया, लेकिन यहां पर कहानी कुछ और हो रही है। अब एकाएक किसी के तेल के भंडार पर हमला किया जाता है तो फिर 9 मुल्कों के तेल के भंडारों पर हमला किया जा रहा है, या 8 के या 7 के, ये स्टॉक मार्केट एनालाइज नहीं करता है और इसका इंपैक्ट आता है। आज भारत में एक दिन में सेंसेक्स 3.26 प्रतिशत तक गिर गया है। साउथ कोरिया में कोस्पी इंडेक्स 1.3% के आसपास नीचे आया है। जापान का निकेई इंडेक्स 2.4% के नीचे आया है। हांगकांग का हैंग सेंग 1.6% गिर गया है। ईरान से निकलने वाले तेल पर चीन सबसे ज्यादा निर्भर है, इसीलिए असर वहां पर भी साफ पता चल रहा है। लेकिन युद्ध के बीच इस मार्केट क्रैश की सबसे चौंकाने वाली स्टोरी हम आपको अब बताने वाले हैं। माना जाता है कि जंग के माहौल में जब शेयर बाजार गिरता है तो निवेशकों का जो मन होता है सोना और चांदी पर जाता है। यूजुअली क्या होता है, स्टॉक मार्केट गिरता है तो सोना ऊपर जाता है, लोग उसको एक सेफ एसेट के तौर पर देखते हैं, क्योंकि लोग इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश मानते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर पलट गई है। शेयर बाजार तो क्रैश हो ही गया है, लेकिन चांदी की चमक भी उड़ी हुई है और सोने के भी दाम देखकर निवेशकों को रोना आ रहा है। आज सिर्फ एक दिन में ही चांदी 16,500 रुपये सस्ती हुई है। सोना भी एक दिन में 6,000 रुपये गिर गया, जो आमतौर पर नहीं होता है। सिर्फ चांदी की बात करें तो 49 दिन में चांदी करीब 1.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई है। लेकिन आप सबके मन में सवाल होगा, ऐसा क्यों? आखिर सोने चांदी से निवेशकों का अचानक मोह कैसे बंद हो गया, वो भी युद्ध की स्थिति में? एक्सपर्ट्स के अनुसार पश्चिम एशिया में जंग के कारण निवेशक जोखिम नहीं लेना चाह रहे, इसीलिए वो गोल्ड और सिल्वर को बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि अनिश्चितता के समय उनके पास लिक्विड बनी रहे। एक बड़ी वजह प्रॉफिट बुकिंग भी है, क्योंकि लोग डर में न सिर्फ पैनिक सेलिंग कर रहे हैं बल्कि प्रॉफिट को भी बुक कर रहे हैं।
जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ गई है और कीमतें गिर गई। इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो ये है कि बीच में जब गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे थे, तब बताया जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार कि वो काफी फिक्टिशियस प्राइसेस थी, डिमांड थी नहीं लेकिन जनरेट हो रही थी। अब वो भी सेटल डाउन कर गया, पिक्चर साफ हो गई है। ईरान इजराइल युद्ध ने मार्केट का पूरा गणित बिगाड़ दिया है, जिसमें आमतौर पर कहा जाता है जब शेयर बाजार गिरेगा तो सोना चांदी के दाम बढ़ेंगे। सवाल है क्या ये ट्रेंड भी टूट गया है? एक और बड़ा सवाल, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो रियल एस्टेट आगे बढ़ता है, लेकिन मिडल ईस्ट का रियल एस्टेट भी जो है वो पूरा गड्ढे में जा रहा है इस युद्ध की वजह से, और ये एक बहुत बड़ा लॉस है। खैर, अब आपको उस विलन से मिलवाते हैं जिसने शेयर बाजार के साथ साथ सोने और चांदी को भी धो दिया। इसका नाम है कच्चा तेल। युद्ध पहले भी कई हुए हैं, फिर चाहे वो रूस यूक्रेन का हो या इजराइल हमास का हो, इतना असर नहीं हुआ है। हालांकि क्लोजेस्ट इतना असर इराक पर हमले के दौरान हुआ था, क्लोजेस्ट। लेकिन इस बार मामला तेल का है। जब से ईरान ने दुनिया की तेल वाली नस काटी है, पैनिक बटन दब गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि 27 फरवरी को युद्ध से एक दिन पहले जो कच्चा तेल $72.48 प्रति बैरल था, वो 19 मार्च मतलब युद्ध के 20वें दिन $116 प्रति बैरल तक ट्रेंड कर रहा है। मतलब सिर्फ 20 दिनों में कच्चे तेल के दामों में 62% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो वर्ष 2022 के बाद उच्चतम स्तर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर हालात यही रहे तो कीमत $150 प्रति बैरल भी जा सकती है। कैओटिक होगा फिर तो हालात। वैसे पिछले 3 दिनों से युद्ध के तेवर हल्के ठंडे पड़ रहे थे, तो शेयर बाजार में तेजी वापस लौट रही थी, बुल बियर पर भारी पड़ रहा था। तो पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि बाजार क्रैश हो गया? वजह तेल और गैस रिफाइनरी पर ईरान और इजराइल के हमले। ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्री सिटी पर अटैक किया। इसके अलावा सऊदी अरब के रास तानूरा रिफाइनरी पर मिसाइलें मारी हैं। सऊदी अरब के ही जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले किए गए हैं और यूएई के हबशान गैस केंद्र पर अपने बदले की आग बरसाई। ये इजराइल के उस हमले का गुस्सा था जो उसने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर किया था। क्योंकि ये सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ऐसे में इन्हें नुकसान पहुंचने से आगे चलकर ऊर्जा संकट और गहराने की आशंका है, और इसी में निवेशकों का डर छिपा हुआ है। इजराइल ने एक ईरान की ऑयल गैस फील्ड पर हमला कर दिया, तो इसीलिए अभी तक तो लड़ाई सिर्फ उनकी एक न्यूक्लियर वेपन्स या बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर जा रही थी। अब उन्होंने तेल के दाम उसमें लगा, तो एक दिन में तेल एकदम से 10% बढ़कर 111 लेवल पे आ गया। और जैसे सबको पता है, देश का तो 85% हम तेल इंपोर्ट करते हैं, तो हाँ, दिक्कत हमारे लिए ज़्यादा होगी इकोनॉमी की तरफ से और कंपनियों की जो इस्तेमाल करते हैं तेल का। तो इसलिए मार्केट में आज भयंकर गिरावट, इंडियन मार्केट, बट ये खाली इंडियन मार्केट की बात नहीं है, सभी वर्ल्ड के सभी मार्केट्स में ये आज दबाव दिख रहा है। तो निवेशक होने के नाते आपको अब क्या करना चाहिए? आपको पहली चीज़ है कि पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वॉर जो भी होता है ये सब एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसके बाद सेटल हो जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर की बात 140 तक गई थी तेल के दाम, मगर मार्केट 2-3 महीने में सेटल हो गई थी। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। तो जल्दबाजी करके कोई बेचने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो पोर्टफोलियो आपने बनाई थी ये वॉर की शुरुआत के पहले, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपने निवेश किया था, कुछ इक्विटी में, कुछ गोल्ड में, कुछ चांदी में, कुछ या लार्ज कैप मिड कैप, ऐसा जो भी आपने किया था उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसी प्रपोर्शन में आप खरीदते रहिए, क्योंकि ऐसा मौका वापस नहीं आएगा, ऐसे गिरावट, क्योंकि इसका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म देश के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है। देश की भविष्य वापस ट्रैक पर आ जाएगी इसके बाद। अब ये एक डरा हुआ माहौल है, और जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत होता है। तो आप धीरे धीरे करके, और भी गिरावट थोड़ी आ सकती है, पर धीरे धीरे खरीदारी करते रहेंगे, तो जब पलटेगी मार्केट वॉर के खत्म होने पर, तब आपको फायदा भरपूर होगा। वैसे क्या शेयर बाजार में गिरावट की वजह सिर्फ कच्चा तेल है? विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से क्यों भाग रहे हैं, ये समझना जरूरी है। और देखिए, वो अभी नहीं भाग रहे हैं, पहले से भाग रहे हैं। असल में पश्चिम एशिया में भयंकर युद्ध से निवेशकों में घबराहट है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद करने से फ्यूल सप्लाई चेन बिगड़ने का डर है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं। इससे कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। इसके अलावा इजराइल और ईरान एक दूसरे की ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर रहे हैं,
और एक बड़ी वजह यह भी है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और इससे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा पहुंचा है। तो क्या निवेशकों का यह दुख और गहरा होने वाला है या फिर पिछले 2 बड़े युद्ध की तरह शेयर बाजार में कमबैक होगा? आंकड़े बताते हैं कि 1990 के इराक युद्ध के वक्त भारत का शेयर बाजार पहले 36 हफ्ते में 14% गिरा था, लेकिन अगले 6 महीने में इसमें 65% का इजाफा हुआ था। इसी तरह वर्ष 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त पहले 23 हफ्ते में शेयर बाजार 14% की गिरावट देखने को मिली, जबकि 6 महीने में इसमें 25% का इजाफा हुआ। वैसे इस बार मामला तेल पर अटका है, इसलिए डर ज्यादा है और ऐसा ट्रेंड फिर दिखेगा, यह भी सवाल है। अब आते हैं ट्रंप पर। ईरान के गैस फील्ड पर हमले के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर क्या लिखा? क्या वो सारी बातें सच हैं या उसमें झूठ का मसाला मिलाया गया है? फिक्र में ट्रंप का लाई डिटेक्टर टेस्ट जरूरी है। पहले देखते हैं कि ट्रंप का ये लंबा चौड़ा बयान, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इजराइल ईरान के गैस फील्ड को टारगेट करने वाला है, इसकी जानकारी उन्हें पहले से नहीं थी। ट्रंप ने लिखा, इजराइल ने गुस्से में ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया। अमेरिका को इस विशेष हमले की जानकारी नहीं थी। कतर का भी इससे किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं था, ना ही उसे इस हमले की पहले से जानकारी थी। ईरान को भी ये सारी बातें नहीं पता थी, इसीलिए उसने कतर के LNG प्लांट पर अटैक किया। ईरान के इस महत्वपूर्ण और कीमती गैस फील्ड पर इजराइल की ओर से कोई और हमला नहीं किया जाएगा। यह हमला तब तक नहीं होगा जब तक ईरान कतर पर अटैक नहीं करता है। अगर ईरान ने कतर पर दोबारा अटैक किया तो अमेरिका इजराइल की मदद या सहमति के साथ या बिना उसके भी साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी ताकत के साथ नष्ट कर देगा, ऐसी ताकत के साथ जिससे ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर कतर के LNG ठिकाने पर फिर से हमला होता है तो मैं ईरान के विरुद्ध यह कदम उठाने से नहीं हिचकिचाऊंगा। आपने ट्रंप की यह पूरी पोस्ट देख ली। इससे शुरुआती तौर पर यह पता चला कि अमेरिका खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप इस बहाने ईरानी गैस फील्ड पर अटैक का सारा दोष इजराइल पर मढ़ रहे हैं। वो ईरान को कतर पर अटैक ना करने की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन सच क्या है? अब ट्रंप का लाई डिटेक्टर टेस्ट। ट्रंप का बड़ा झूठ एक्सियोस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पकड़ा जा चुका है, क्योंकि ईरान के गैस फील्ड पर यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। वहां हमले से पहले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सहमति बनी थी। इजराइल और अमेरिका में तय यह हुआ था कि ईरान ने अगर होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद किया तो उसका जवाब साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक करके देना चाहिए। अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात पर भी सहमत हुए थे कि वहां अटैक करके ईरान के नेतृत्व पर दबाव बनाया जा सकता है। यह ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इजराइल की प्रेशर टैक्टिक्स थी और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर यह हमले आगे रुक जाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल भविष्य में भी वहां पर ऐसे कई हमले कर सकते हैं। यानी ट्रंप दुनिया से झूठ बोल रहे हैं, अपना दामन साफ बता रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम सबको पता है वैसे, लेकिन अमेरिका इजराइल की इस खतरनाक योजना से खाड़ी के देश ईरान के बदले की आग में जरूर चल रहे हैं। पिछले 20 दिनों से चल रहा पश्चिम एशिया का युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक दौर में प्रवेश करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षा इस युद्ध को और ज्यादा विकराल बनाने की दिशा में जाती दिखाई दे रही है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, होर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित करना, दूसरी, ईरान के ऑयल हब खर्ग द्वीप को अपने कब्जे में लेना और तीसरा, ईरान के संवेदनशील परमाणु संसाधनों पर नजर रखना। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रंप के ये 3 लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब अमेरिकी सेना ईरान में जमीनी ऑपरेशन शुरू करे। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने जमीनी ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर आदेश दे दिया। खबर है कि ईरान की जमीन पर अमेरिका कई हजार सैनिक उतारने की तैयारी में। अगर ऐसा हुआ तो क्या इस जंग का वही परिणाम होगा जो ट्रंप चाहते हैं या वो जो उन्होंने नहीं सोचा होगा? इस रिपोर्ट में देखें। फिलहाल इस जंग की आग ईरान और इजराइल के अलावा अरब के देशों में भी है, लेकिन अमेरिका से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि युद्ध की चिंगारी वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी है। वॉशिंगटन, हम सब जानते हैं, अमेरिका की राजधानी है, सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं, व्हाइट हाउस है वहां पर, लेकिन अब वॉशिंगटन में ड्रोन देखे जाने की घटना सामने आई है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये ईरानी ड्रोन थे और क्या ईरान ने अमेरिका के सबसे मजबूत सुरक्षा कवच को भेद दिया है। ये ड्रोन जिस इलाके में देखे गए, वॉशिंगटन में अमेरिका का एक सैन्य बेस है जहां कई बड़े मंत्री और सेना के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे लेकर एक रिपोर्ट छापी है जिसमें संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की घटना की जानकारी है। रात के अंधेरे में फोर्ट लेस्ली जे मैकनेयर बेस के ऊपर ड्रोन उड़ते दिखे। मिलिट्री बेस पर दिखे इन ड्रोन्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ड्रोन कहां से आए ये भी पता नहीं चला है। मैकनेयर बेस
एनकोस्टिया नदी के किनारे पर है। इसे अमेरिका के लिए बेहद अहम मिलिट्री बेस माना जाता है। यहीं पर यूएस सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। इसके बेहद करीब ही व्हाइट हाउस ऑफ पेंटागन है। अमेरिकी संसद भवन यानी कि कैपिटल हिल भी मैकनेर बेस के नज़दीक है। इसकी लोकेशन से अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि यह बेस अमेरिका के लिए कितने अहम है। खास बात यह है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो का घर भी इसी बेस में, रक्षा मंत्री पीट हेगसेट भी यहीं पर रहते हैं, पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों का आवास भी इसी में है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अफसर यहाँ रहते हैं। यह व्हाइट हाउस से सिर्फ 4 किलोमीटर दक्षिण में है। यही बेस वॉशिंगटन की हवाई सुरक्षा का केंद्र है। वॉशिंगटन पर किसी हवाई खतरे की निगरानी यहीं से होती है। ईरान के बाद पाकिस्तान की बात, वो भी इस सवाल के साथ कि क्या अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर भी लगा सकते हैं। यह सोचने वाली बात है। क्या अमेरिका और इसराइल ईरान की तरह पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को तबाह कर सकते हैं? यकीन मानिए ये दो अहम सवाल इस समय इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक पाकिस्तान के लोग ही अपनी सरकार और सेना से पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि फील्ड मार्शल मुनीर तो ट्रंप के सबसे बड़े चाटुकार हैं। वो ट्रंप की जी हुजूरी में दिन रात लगे रहते हैं। इसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा क्यों मान रहा है? असल में इस बहस के केंद्र में ये एक खास चेहरा है और इनका नाम है तुलसी गबार्ड, अमेरिका खुफिया विभाग की चीफ, जिन्होंने सेनेट में एक ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों पर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान दुनिया के लिए परमाणु खतरा पैदा करने वाले सबसे बड़े देश हैं। पाकिस्तान समेत ये चारों देश लंबी दूरी की ऐसी मिसाइलें बना रहे हैं जो परमाणु या सामान्य बम ले जा सकती हैं और ये मिसाइलें अमेरिका की जमीन को निशाना बना सकती हैं। अमेरिका के इस बयान पर भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, उनका एक इतिहास रहा है, क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का इतिहास रहा है और इस प्रकार के बयान से वो फिर जग जाहिर हो जाता है कि किस प्रकार का खतरा ये दुनिया को के सामने इनके कारण, इनके क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर ऑपरेशंस के कारण किस प्रकार का खतरा दुनिया के सामने आता है। असल में अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान एक खास किस्म की आईसीबीएम बना रहा है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। अमेरिका को यह भी लगता है कि पाकिस्तान साथ में इसकी रेंज बढ़ाने का कार्यक्रम भी चला रहा है। पाकिस्तान से अमेरिका की दूरी 12,000 किलोमीटर है। ऐसे में पाकिस्तान ने अगर ये आईसीबीएम बना ली तो अमेरिका को पाकिस्तान से भविष्य में डायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट मिल सकता है।